नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दिल दहला देने वाली एक घटना में बुधवार को मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू ने आत्महत्या कर ली। रोटी कपड़ा और मकान, प्रेम रोग, उपकार, प्यासा सावन जैसी फिल्मों में दिल को छू लेने वाले गीत लिखने वाले संतोष आनंद को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। अब वो 75 साल के हो चुके हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते और इस हाल में उन्हें वो दर्द मिला है जिसे किसी भी पिता के लिए सहना आसान नहीं होता। उनके बेटे संकल्प आनंद ने अपनी सुसाइड नोट में एक घोटाले को अपनी मौत की वजह बताया है। संतोष की जिंदगी से आनंद हमेशा के लिए जा चुका है और बेटे को इंसाफ दिलाने की जंग अभी उन्हें लड़नी है। साढ़े 75 साल का हो गया। एक लड़का मेरा और ऐसा गया। जिंदगी की संध्या बेला में दर्द से डूबे हुए अल्फाज उस शख्स के हैं जिसने ताउम्र होठों पर जिंदगी को गीत बनाकर गाया है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी की मौत ने मशहूर गीतकार संतोष आनंद को भीतर तक तोड़ दिया है। बुजुर्ग कांधे पर जवान बेटे की लाश का बोझ, ये दुख सहना किसी भी पिता के लिए बदकिस्मत लम्हा होता है। अपने संवेदनशील गीतों से कई पीढ़ियों को हंसाने रुलाने वाले कवि हृदय गीतकार संतोष आनंद के लिए ये दुख सहना और भी मुश्किल है। संतोष आनंद के बहुत से गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में लिखे गीतों के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन जब से उन्हें बेटे बहू की खुदकुशी की दर्दनाक खबर मिली है, उनके होठ सारे गीत भूल चुके हैं। एक फरियाद बनकर बस यही शब्द लबों पर है कि मेरा लड़का चला गया है। मेरा लड़का चला गया। ये सच है, चला गया है संतोष आनंद का आनंद, उनका खुश मिजाज बेटा, मम्मी पापा का ख्याल रखने वाला बेटा संकल्प आनंद। सच ये भी है कि संतोष आनंद को बड़े से बड़ा दर्द भी उखाड़ नहीं सका था। उम्र दराज हो जाने के बावजूद संतोष कवि सम्मेलनों और मुशायरों में अपने लिखे गीत गाया करते थे। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। लेकिन गीतकार संतोष आनंद की कहानी में 2 पल के जीवन से उम्र चुराने जैसे बातों की जगह अब बची ही कहाँ है। जीवन ने 2 पल नहीं चुराए हैं, जवान बेटे को ही चुरा लिया है। संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी ने बुधवार की सुबह मथुरा के कोसी कला के पास ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी की थी। मथुरा पुलिस ने खबर दिल्ली पुलिस को दे दी थी, लेकिन संतोष आनंद को दुख है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सूचना देना तक मुनासिब नहीं समझा। मैंने देशभक्ति की, हमेशा देशभक्ति के गीत लिखे। लाल किले का 40 साल में हीरो रहा। अगर ये लोग जो है देशभक्त कवि के पुत्र के लिए, देशभक्त कवि के परिवार के लिए ये नहीं करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मीडिया और करीबियों के जरिए जब संतोष आनंद को बेटे और बहू की खबर मिली, तब 75 साल की उम्र में पैरों से चलने फिरने के काबिल न होने के बावजूद संतोष शाम को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। बुधवार की शाम संतोष आनंद अपनी पत्नी के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दोनों बुरी तरह से टूटे हुए नजर आ रहे थे।
कुछ कदम लड़खड़ाकर चलने की कोशिश करने के बाद वो बैठ गए। इस दौरान वहां जो भी शख्स नजर आया उससे यही कहते कि कोई डीएम से कह दो कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करा दे, और ये कहकर रोने लगते। जो बॉडीज हैं उनको पोस्टमार्टम करा के नियमानुसार जो उनके पेरेंट्स आए थे उनको हैंडओवर किया जा चुका है। बृहस्पतिवार की सुबह दिल्ली के सुखदेव विहार में संतोष आनंद के घर में उनके दुख में हिस्सेदार बनने वालों का तांता लगा हुआ था। दोपहर को संतोष आनंद के बेटे और बहू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आमतौर पर देखा जाता है कि एक दूसरे से जुड़े मध्यम वर्गीय परिवारों के सदस्य अपनी परेशानी दूसरों से छुपा लेते हैं। संतोष आनंद का बेटा संकल्प भी शायद माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। मंगलवार की रात भी उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी, लेकिन अपने इरादे छुपा लिए थे। इस नादानी का दर्द अब माता पिता को ताउम्र झेलना होगा। मां का कहना है कि अहोई अष्टमी के दिन देवी ने उसके जिगर के टुकड़े को छीन लिया। फिक्र उस मासूम बच्ची के भविष्य की भी है, जिसका इस घटना में बच जाना चमत्कार से कम नहीं। पांच साल की मासूम रिद्धिमा उस दर्दनाक हादसे में बचने वाली इकलौती जान है जिसने गीतकार संतोष आनंद से उनके बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी को छीन लिया है। बुधवार की सुबह आनंद परिवार अपनी पोलो कार से कोसी कला के हाईवे के किनारे रेलवे लाइन के पास पहुंचा था। परिवार जब कार से उतरा तो रिद्धिमा माता पिता की गोद में थी। उन्होंने हमें हमारे लिए पानी की बोतल तो वैसे हौदी से भर के लेके आए, सादा पानी, और 5 रुपए वाला साबुन लेकर के आए। वो वापसी में आए तब तक वो गाड़ी आ गई। जैसे वो साबुन उन्होंने अपने में नहीं किया, अपने जो लेके गए थे वो प्रयोग में नहीं किया था। उन्होंने जब तक गाड़ी आई गाड़ी के आगे, और उन्होंने बच्ची को लेकर के और गाड़ी के आगे लिए। ये कल सुबह थाना कोसी क्षेत्र की घटना है। सुबह 7:30 बजे की करीब ये घटना बताई जाती है, जिसमें एक दंपति हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, जिनके द्वारा ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कमिट किया गया है। उनके साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी थी जो अभी सेफ है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन गुजरने के बाद रिद्धिमा उठकर खड़ी हो गई थी। जख्मी रिद्धिमा का मथुरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। माता पिता की मौत के बाद अब रिद्धिमा का सहारा उसके बूढ़े दादा दादी ही हैं। एक इनकी बेटी है 5 साल की। बेटी की हालत कैसी है? अब तो अभी सिर पे चोट लगी हुई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे अब दादा दादी इसको पालें। उनके लिए तो अब संकल्प के रूप में वही है, बेटी है। 75 साल की उम्र में जब बेटे की मौत के गम ने गीतकार संतोष आनंद और उनकी पत्नी को तोड़ दिया, तब उनके बूढ़े कंधे पर पोती रिद्धिमा की भी जिम्मेदारी आ गई है। बदकिस्मती देखिए कि अहोई अष्टमी के जिस पवित्र दिन संकल्प की मां राज दुलारी ने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली। पोस्टमार्टम के वक्त राज दुलारी सबसे यही कह रही थी कि मैंने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है, लेकिन अहोई माता ने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। अहोई अष्टमी के दिन इस बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन से बहुत कुछ छिन गया है। राज दुलारी ने बताया कि उनके बेटे और बहू ने प्रेम विवाह किया था। शादी के 7 साल बाद उनके घर में रिद्धिमा के रूप में खुशी आई थी। सच तो यह है कि संतोष आनंद और राज दुलारी की जिंदगी में बड़ी मुश्किलों के बाद संकल्प के रूप में खुशियां आई। अपने गीतों से दुनिया को हंसाने रुलाने वाले संतोष आनंद के शादी के 10 साल बाद तक भी कोई बच्चा नहीं था। दोनों पति पत्नी ने नंगे पैर नागरकोट वाली देवी के दर्शन किए। बताया जाता है कि उसके बाद ही संकल्प का जन्म हुआ। 4 अप्रैल 1975 को जब संकल्प का जन्म हुआ था, उसी दौरान संतोष आनंद को रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। अरे वो कभी
जो कि कुछ गीत लिखे 5, 7 और 3 में फिल्म फेयर अवार्ड ले ले। उसके परिवार में ऐसी घटना घटे। जो कभी ये लिखे जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार की कविता लिखने वाला प्यार का बेटा कैसे सुसाइड कर सकता है? संतोष आनंद को जानने वाले लोग उनके बेटे के कदम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कि संकल्प अपने माता पिता की बहुत फिक्र करता था। वो अपने दुख में उन्हें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था। मतलब उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो सारे अपनी बात को माँ बाप तक को नहीं बताया कि उनको दुख होगा, किसी दोस्त यार को नहीं बताया कि उसको परेशानी होगी, लेकिन ये कि उसके चेहरे से साफ पता लगता था कि उसको परेशानी अंदर अंदर खा रही है और वो बता नहीं। बेशक संकल्प अपने बूढ़े पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो अकेले ही सब कुछ झेल रहे थे। संकल्प दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में लेक्चरर थे। अपने 11 पेज लंबे सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि कैसे उन्हें रुपयों के गबन और फर्जीवाड़े के मामले में फंसा दिया गया। संकल्प आनंद पर आरोप लगते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी परेशानी अपने परिवार से साझा नहीं की। परिवार सदमे में है, लिहाजा उनकी मांग है कि इस मामले की हकीकत जानने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 75 साल की उम्र में गीतकार संतोष आनंद अब इंसाफ की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि संकल्प के खुदकुशी के बाद अब माता पिता जितना दुखी हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद संतोष आनंद के लिखे तमाम गीतों का मरहम भी इस जख्म को अब कभी नहीं भर सकेगा। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मशहूर गीतकार संतोष आनंद ने अपने बेटे संकल्प आनंद और बहू की खुदकुशी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। संकल्प ने अपने सुसाइड नोट में अपने संस्थान से जुड़े कई लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और उसे फंसाने का आरोप लगाया है। संतोष आनंद की अपील है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये भी इशारा कर रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई लंबे वक्त तक चल सकती है। देशभक्ति की, हमेशा देशभक्ति के गीत लिखे। लाल किले का 40 साल में हीरो रहा। अगर ये लोग जो है देशभक्त कवि के पुत्र के लिए, देशभक्त कवि के परिवार के लिए ये नहीं करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इनसे निवेदन ही कर सकता हूँ, साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिस गीतकार ने लंबे वक्त तक देशवासियों को अपनी देशभक्ति और सामाजिक संदेश देने वाले गीतों से अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने की प्रेरणा दी, पिछहत्तर साल की उम्र में आज वही गीतकार इंसाफ के लिए फरियाद कर रहा है। बुजुर्ग उम्र में शायद जिस्म में इतनी ताकत ना बची हो, लेकिन उनके गीतों के बोल ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके भीतर इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत बहुत है। तो बेटा चला अल्लाह के देनो मुझे। संतोष आनंद के बेटे संकल्प ने सुसाइड नोट में गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले अपने संस्थान में न सिर्फ करीब 250 करोड़ रुपए के घोटाले की ओर इशारा किया, बल्कि बड़े अधिकारियों, कई कंपनियों के नुमाइंदों की मिलीभगत के बारे में भी लिखा है। लेकिन यूपी पुलिस को आरोपों की जांच के लिए संतोष आनंद की औपचारिक शिकायत का इंतजार है। के पेरेंट्स की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। उनको जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया है कि वो अपना कंसल्ट करके जो भी वो लिखाना चाहें वो लिखाएंगे। जो भी मुकदमा लिखा जाएगा उसके बाद उसमें नियमानुसार उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस रवैये से गीतकार संतोष आनंद आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वो मुझे बेमतलब परेशान करे, चला मेरा मेरे पे नहीं जाता। मेरा तो बस ये है, होम मिनिस्ट्री जांच करे और सीबीआई जांच करे। बूढ़े पिता की इस फरियाद के कुछ ही देर बाद
गृह मंत्रालय ने सुसाइड नोट में संकल्प के लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश दे दिए। जो आरोप सुसाइड नोट में लगाए गए हैं आला अधिकारियों के खिलाफ वो बेहद गंभीर हैं। अब आने वाले दिनों में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पुलिस पर रहेंगी, जो कि इस मामले की जांच कर रही है कि वो कितनी गंभीरता से इस पूरे के पूरे प्रकरण की तफ्तीश करती है। दरअसल संकल्प के 11 पन्नों के सुसाइड नोट में आरोप है कि संस्थान के डायरेक्टर रहे कमलेंद्र प्रसाद, संस्थान के मौजूदा डीआईजी संदीप मित्तल घोटाले के सूत्रधार हैं। कमलेंद्र प्रसाद फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस आवास विकास निगम के प्रबंधन निदेशक हैं। उन्होंने आरोप को गलत बताया है। बहुत छोटा संस्थान है, वहाँ करीब 60 एम्प्लॉई हैं और वहाँ की सालाना बजट 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च होती थी, जिसमें कि 3 से 4 करोड़ सैलरी में खर्च होती थी। बाकी बिजली, पानी, स्टेशनरी ये सब खर्चे होते थे। और मैं 5 साल वहाँ डायरेक्टर रहा। 5 साल में वहाँ टोटल क्रय 5 करोड़ का भी नहीं हुआ है। और जो क्रय होता है वो मंत्रालय करती है, मंत्रालय स्वीकृति देती है, मंत्रालय का प्रोक्योरमेंट है वो टेंडर करता है या सीपीओडी। उन्होंने करीब मिडिल ऑफ 2011 जून में उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट भर्ती के रूप से लेक्चरर के रूम उसमें भर्ती हुए थे और तब से यहीं पर पहुंचे। लास्ट में कब आए थे? लास्ट उन्होंने 14 तारीख की सुबह वाली क्लास उन्होंने लिया था। उनके बच्चों को जो सोशियोलॉजी पढ़ाते थे वो क्लास करके वो फिर चले गए थे। संस्थान की मौजूदा डायरेक्टर का कहना है कि संकल्प बिल्कुल सामान्य थे, वो किसी घोटाले से भी इनकार कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब सब कुछ सामान्य चल रहा था तो संकल्प ने परिवार के साथ खुदकुशी करने जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? संतोष आनंद भी इसी सवाल का जवाब चाहते हैं। इंसाफ की उनकी अपील से ही साफ है कि वो कमर कस चुके हैं। उनका संकल्प उनके लोकप्रिय गीत की लाइनों की तरह ही है, जो तूफान के बाद नई शुरुआत की वकालत करता है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी